इमेजिन कीजिए कि जेब से एकदम 20 लाख रुपए निकल रहे हैं। ओह गॉड। 20 लाख, हाँ। 20 लाख। और ये किसी नई गाड़ी के लिए नहीं है। किसी घर के डाउन पेमेंट के लिए भी नहीं है। राइट। ये 20 लाख रुपए सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि एक आरामदायक काउच पर बैठ सकें और 1 घंटे तक किसी माइक्रोफोन पर अपनी कहानी सुना सकें। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है, लाइक अ जोक। एग्जैक्टली पर आज हम इंडिया के पॉडकास्टिंग बूम की जिस डार्क और मल्टी बिलियन डॉलर रियलिटी को इस डीप डाइव में अनकवर करने वाले हैं, वहां ये 20 लाख रुपए लिटरली एक स्टैंडर्ड एंट्री टिकट बन चुके हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को स्क्रीन्स पर देखते हैं, है ना, जिनकी सक्सेस स्टोरी सुनकर हम मोटिवेट होते हैं, उनमें से काफी लोग वहां ये टिकट खरीद कर बैठे हैं। राइट। 0.27 बिलियन डॉलर की मेगा इंडस्ट्री बन चुकी है। 3.27 बिलियन मतलब माइंड ब्लोइंग। और इस इंडस्ट्री का स्केल समझने के लिए ना एक नंबर हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। 200 मिलियन। 200 मिलियन लिसनर्स। हाँ, 2025 की डेटा के मुताबिक इंडिया में अभी 200 मिलियन से ज्यादा पॉडकास्ट लिसनर्स हैं। तो आज के इस डीप ड्राइव का मकसद यही है। हमने PwC, डिलॉयट की प्रेडिक्शंस, इकोनॉमिक टाइम्स का इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल, IBF की रिपोर्ट्स और साइबरटाइज मीडिया के स्टूडियो ट्रेंड्स को एक जगह जमा किया है। और मार्केट ब्रू के इनसाइट्स भी हैं इसमें। बिल्कुल, इन सब सोर्सेज से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंडस्ट्री इतनी अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई, इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ऑडियंस के ट्रस्ट का फायदा उठाया जा रहा है। एकदम सही मिशन है इस डीप डाइव का। और इस पूरी इंडस्ट्री को ना एक डिजिटल रियल एस्टेट की तरह देखना चाहिए। डिजिटल रियल एस्टेट? हाँ, फिजिकल दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? प्राइम लोकेशन वाली जमीन, राइट? राइट। तो डिजिटल दुनिया में वो जमीन लोगों का अटेंशन है। हर क्रिएटर, हर ब्रांड उस प्राइम डिजिटल स्पेस पर अपना हक जमाना चाहता है। और पॉडकास्टिंग इस वक्त इस अटेंशन इकोनॉमी का सबसे महंगा प्लॉट है। आई लव दैट एनालॉजी, डिजिटल रियल एस्टेट। पर मेरा सवाल ये है कि इस नई कॉलोनी में अचानक से इतने सारे बायस कहाँ से आ गए? मेरा मतलब है लिसनर्स। राइट। क्योंकि ग्लोबली देखें तो पॉडकास्टिंग 2004 या 2005 में शुरू हुआ था, पर इंडिया में तो पिछले कुछ सालों तक किसी को आइडिया भी नहीं था कि पॉडकास्ट सुनते कैसे हैं। असल में इसका जवाब टेक्नोलॉजी और भाषा दोनों में छुपा है। इंडिया में ये बूम पैंडेमिक और सस्ते डेटा के आने के बाद ही आया। ओ, लॉकडाउन के टाइम पर। हाँ, PwC और IBF के डेटा में क्लियर दिखता है, लॉकडाउन में लोगों की मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स बिल्कुल बदल गई। और आज हम चाइना और US के बाद वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। 3rd लार्जेस्ट? वाओ। पर इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस बूम का इंजन इंग्लिश कंटेंट नहीं है। हाँ, ये पॉइंट एक्चुअली मुझे सोर्सेज में काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था। मतलब हम नॉर्मली सोचते हैं कि पॉडकास्ट का मतलब है हाईली इंटेलेक्चुअल लोग इंग्लिश में टेक या फिलॉसफी की बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। असली ग्रोथ तो वर्नाक्युलर और रीजनल कंटेंट में है। प्रेडिक्शंस कहते हैं कि आगे चलकर 85% पॉडकास्ट कंटेंट रीजनल लैंग्वेजेस में होगा। और उस 85% में से 45% शेयर तो सिर्फ हिंदी का होगा। सिर्फ हिंदी का? दैट इज ह्यूज। आई नो। और बड़ी टेक कंपनीज इस ट्रेंड को समझती हैं। गूगल का क्रिएटर प्रोग्राम देख लीजिए, वो अब स्ट्रांगली हिंदी, तमिल, बंगाली और मराठी भाषाओं को पुश कर रहा है। राइट। आवाज.com जैसे प्लेटफॉर्म्स भी आगे आए हैं। लोगों को अब वो ट्रेडिशनल मीडिया का फिल्टर नहीं चाहिए। वही ना, वो पॉलिश्ड और स्क्रिप्टेड टीवी एंकर्स वाली वाइब लोगों को अब फेक लगने लगी है। एग्जैक्टली। लोगों को अनफिल्टर्ड और ऑथेंटिक लगने वाला कंटेंट चाहिए। मैं खुद इस बात से रिलेट कर सकता हूँ। मुझे रॉ कॉन्वर्सेशन ज्यादा पसंद है। शायद इसीलिए निखिल कामत, अंकुर वारिकू, राज शमानी या सदगुरु जैसे क्रिएटर्स इतने पॉपुलर हैं। हाँ, क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट बात करते हैं, सही भाषा में बात करते हैं, फॉर्मेट लंबा होता है, कोई इंटरप्शंस नहीं होती। सुनने में लगता है जैसे आपके ही दो दोस्त बैठकर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। यही कॉन्वर्सेशनल इंटीमेसी तो इस फॉर्मेट की जान है। पर वेट, यहीं पर मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर लोगों को सच में वो रॉ और अनफिल्टर्ड वाइब चाहिए, एकदम देसी रीजनल फील, तो आजकल हर टॉप पॉडकास्ट किसी हाई बजट टीवी शो जैसा क्यों लगने लगा है? आई सी व्हाट यू मीन। एक तरफ हम कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी चाहिए, और दूसरी तरफ हर क्रिएटर लाखों रुपए के नियॉन लाइट्स और महंगे कैमरास के आगे बैठा है। ये रॉ और हाईली प्रोड्यूस्ड दोनों एक साथ कैसे चल रहा है?
ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये एक्चुअली सर्वाइवल की ज़रूरत बन गई है और इसका जवाब फॉर्मेट के शिफ्ट में छुपा है। फॉर्मेट शिफ्ट? हाँ, देखिए पहले लोग पॉडकास्ट सिर्फ कानों से सुनते थे, ईयरबड्स लगाए और बस जॉगिंग पे निकल गए। पर मार्केट ब्र्यू और बज़ एंड कंटेंट के रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि लोग अब पॉडकास्ट सिर्फ सुन नहीं रहे, वो अपनी आंखों से देखते भी हैं। ओह, वीडियो पॉडकास्ट। एग्जैक्टली। यूट्यूब पर लोग हर महीने 400 मिलियन आवर्स। वेट 400 मिलियन आवर्स? हाँ, और वो भी कनेक्टेड टीवीज पर। ये अब एक लिविंग रूम एक्सपीरियंस बन गया है। मतलब लोग अब प्राइम टाइम टीवी शोज छोड़कर बड़ी स्क्रीन पर पॉडकास्ट देख रहे हैं। बिल्कुल। और जब फॉर्मेट ऑडियो से बड़ी स्क्रीन वाली वीडियो पर शिफ्ट हुआ ना, तो विजुअल डिमांड बढ़ गई और इस शिफ्ट ने प्रोडक्शन का पूरा गेम बदल दिया। राइट। अगर वीडियो अच्छा नहीं है तो लोग देखेंगे नहीं। साइबरटाइज मीडिया की रिपोर्ट में एक बहुत ही आई ओपनिंग स्टैट है। 87% पॉडकास्टर्स अपने पहले साल में ही फेल हो जाते हैं। 87%, that is massive. और इसका मेन रीजन पुअर ऑडियो होता है। Oh, not content but audio. हाँ, अगर ऑडियो ठीक नहीं है, वीडियो प्रीमियम नहीं लग रहा, तो लोग क्लिक अवे कर देते हैं। इसीलिए रिपोर्ट प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप्स की जरूरत को इतना फोकस करती है। अच्छा, उस रिपोर्ट में एक और टेक्निकल पॉइंट था जो मैं पढ़ रहा था, साउंड प्रूफिंग और अकूस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में। ओह हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। मुझे सच में लगता था कि दोनों सेम ही चीजें हैं। कमरे को पैक कर दो, वही साउंड प्रूफिंग है और वही ट्रीटमेंट है। काफी लोग यही सोचते हैं, पर एक्चुअली दोनों बिल्कुल अलग हैं। साउंड प्रूफिंग का काम है बाहर की आवाज को अंदर आने से रोकना, जैसे ट्रैफिक की आवाज। ओके। पर अकूस्टिक ट्रीटमेंट का फोकस अलग होता है। जब हम कमरे में बोलते हैं तो आवाज दीवारों से टकराकर एको करती है, राइट? हाँ, गूंजती आवाज। उस गूंज को खत्म करने का काम अकूस्टिक ट्रीटमेंट करता है, ताकि माइक में आवाज एकदम क्रिस्प और क्लीन जाए। और इस लेवल की परफेक्शन सस्ती नहीं आती। बिल्कुल सस्ती नहीं आती होगी। एक बेसिक वीडियो सेटअप की कॉस्ट ही 50,000 रुपए से स्टार्ट होती है, और अगर प्रीमियम जाना है तो लाखों में चली जाती है बात। एग्जैक्टली। और सिर्फ मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स नहीं, नीचे इंडस्ट्रीज भी अब इसमें पैसा लगा रही हैं। ओ हाँ, फीड स्पॉट की वो लिस्ट, राइट। टॉप 25 इंडियन रियल एस्टेट पॉडकास्ट्स। हाँ, जिसमें स्काउटिंग ऑस्ट्रेलिया, हाउसिंग.com का कीपिंग इट रियल और द रियल एस्टेट शो विद मयंक थे। मतलब B2B और स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स के लिए भी लोग अब हाईली प्रोड्यूस शोज बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करना है तो प्रीमियम दिखना पड़ेगा। मेक सेंस? पर अब मैथ्स देखते हैं। हाँ, बताइए। अगर हर पॉडकास्टर को लाखों का स्टूडियो सेटअप, अकूस्टिक पैनल्स, महंगे कैमरास और एडिटिंग टीम चाहिए, तो पैसा आ कहां से रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इंडियन ऑडियंस तो सब्सक्रिप्शंस के लिए पैसे देने में अभी बहुत पीछे है। हमें सस्ते डेटा ने फ्री कंटेंट की आदत डाल दी है, तो क्रिएटर इन लाखों के बिल्स को भर कैसे रहे? देखिए, हाइब्रिड मॉडल्स तो चल ही रहे हैं, जैसे यूट्यूब एड्स, ब्रांड कोलैब्स और कुछ पेट्रियन सपोर्टर्स। लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने जिस मॉडल का खुलासा किया, वो सच में शॉकिंग है। यही वो पेड इंटरव्यूज वाला कंट्रोवर्शियल सच है ना? एग्जैक्टली। और यहीं से शुरू होता है पॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा एथिकल डिलेमा, जो मैं शो के स्टार्ट में 20 लाख वाली एंट्री टिकट की बात कर रहा था। हाँ, असल में जो फाउंडर्स IPO लाने वाले हैं या जिन ब्रांड्स को इंस्टेंट विजिबिलिटी चाहिए, वो इन टॉप पॉडकास्ट्स पर आने के लिए 15 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक दे रहे हैं। 15 से 30 लाख रुपए? हाँ, सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए? और ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं होता, उन्हें एक पूरा पैकेज मिलता है। मेन एपिसोड तो हो गई, साथ में इंस्टाग्राम रील्स, बेस्ट मोमेंट्स के कट डाउन, सब कुछ। मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट के भेस में ये एक पूरी PR मशीनरी चल रही है। एकदम सही कहा, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक दिखने वाला PR है। वाओ, ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि मैं एक मैगजीन पढ़ रहा हूँ ये सोचकर कि ये अच्छी जर्नलिज्म है, पर बाद में मुझे पता चलता है कि वो पूरा आर्टिकल एक लंबा एडवर्टोरियल था। राइट, किसी ने पैसे देकर खुद अपनी तारीफ छपवाई है। एग्जैक्टली। अगर ऑडियंस को पता चले कि उस 1 घंटे की इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी के लिए किसी ने 20 लाख चार्ज किए हैं, तो इस हाई ट्रस्ट मीडियम का जो पूरा फाउंडेशन है वो टूट नहीं जाएगा। ट्रस्ट तो डेफिनेटली चैलेंज हो रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है इस वक्त। तो कोई इस पे रूल्स नहीं है, जैसे SCI, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका क्या स्टैंस है? SCI की जो CEO है मनीषा कपूर, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि पर्सनल पॉडकास्ट्स उनके दायरे में नहीं आते। वेट, क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां पर डायरेक्ट ब्रांड या प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं होता,
ये एक लूप होल बन गया है। वहाँ इंसान की पर्सनल ब्रांडिंग चल रही होती है, तो वो एक एड नहीं माना जाता। एक बड़ा पीआर लूप होल है। पर हमें यहाँ दोनों साइड्स का पर्सपेक्टिव देखना होगा। I mean, हर क्रिएटर शायद ऐसा नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री इंटरनली भी इस बात पर डिवाइडेड है। दोस्त कास्ट के जो होस्ट हैं विनम्र कसाना, उन्होंने पेड गेस्ट्स बुलाना कंप्लीटली बंद कर दिया। उनका क्या रीजन था? उनका कहना था कि इस प्रैक्टिस की वजह से सारे पॉडकास्ट्स एक जैसे कमर्शियलाइज्ड और बनावट वाले लगने लगे थे। वो ऑर्गेनिक क्यूरियोसिटी मर चुकी थी। आई रिस्पेक्ट दैट। पर दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट क्या है? दूसरी तरफ फिगरिंग आउट के राज शमानी है। उनका कहना है कि पेड गेस्ट उनके शो पर 20% से भी कम होते हैं। ओके, तो वो फुल डिस्क्लोजर तो नहीं, पर एक छोटा हिस्सा रखते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि वो प्रॉपर बैकग्राउंड चेक्स करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एडिटोरियल कंट्रोल 100% उन्हीं के पास होता है। मतलब गेस्ट ने पैसे दिए हैं काउच पर आने के लिए, पर एडिट कैसे होगा और सवाल क्या पूछे जाएंगे ये क्रिएटर ही डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली। तो उनके हिसाब से उन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखी है। ये बैलेंस करना कितना मुश्किल होता होगा। अगर आप पैसा लेते हैं तो ट्रस्ट जा सकता है, अगर पैसा नहीं लेते तो ये लाखों का सेटअप और स्टूडियो चलाना नामुमकिन सा हो जाता है। सही में। और अगर पेड पीआर से ट्रस्ट टूट रहा है और सब्सक्रिप्शन चल नहीं रहा, तो सवाल उठता है कि सर्वाइव कैसे करेंगे आगे। यही मेरा अगला सवाल था, क्रिएटर्स अपना घर कैसे चलाएंगे? इसका जवाब डिलॉयट की TMT 2026 प्रेडिक्शंस में है। फ्यूचर का सर्वाइवल दोनों एक्सट्रीम्स में है। एक तरफ टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। टेक्नोलॉजी से आई एम गेसिंग AI की बात हो रही है। हाँ, AI कंटेंट क्रिएशन और प्रोडक्शन की कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम कर रहा है। अब एडिटिंग और साउंड मिक्सिंग के लिए बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। इससे मुझे वो माइक्रो ड्रामास वाला पॉइंट याद आ गया। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। AI और लो कॉस्ट प्रोडक्शन की मदद से अब शॉर्ट एपिसोडिक सीरीज बन रही हैं, माइक्रो ड्रामास, जो बस 2 से 5 मिनट के होते हैं। और इंडिया में अभी ऐसी 15 से ज्यादा एक्टिव एप्स चल रही हैं। हाँ, और पता है पर एपिसोड प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है इनकी? सिर्फ 25 से 50 हजार रुपए। और उसके बावजूद लोग 299 से 499 रुपए पर क्वार्टर का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो एक तरफ लोग शॉर्ट मोबाइल फर्स्ट ड्रामास के लिए पे कर रहे हैं, पर पॉडकास्टिंग को अपना अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। जी। जो लोग लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट सुनते हैं, उनसे डायरेक्ट पैसा कमाने का सबसे सॉलिड तरीका अब ऑफलाइन जाना है। लाइव इवेंट्स। एग्जैक्टली, लाइव इवेंट्स। जब मैंने M&E सेक्टर का ये डेटा देखा तो आई वाज ब्लोन अवे। लाइव इवेंट्स अब तीसरा सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन गया है। हाँ, 2024 की एक रिपोर्ट थी ना, 20,800 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है ये, और 15% से ग्रो कर रही है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये लोग सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं है। अब ये क्रिएटर्स टियर 2 सिटीज के मिड साइज्ड वेन्यूज में जा रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी 2000 से 10,000 की होती है। ये एसेंशियली एक सुपर फैन इकोसिस्टम बन रहा है। सुपर फैन इकोसिस्टम। हाँ, मतलब क्रिएटर पहले AI यूज करके अपना कंटेंट डिस्कवरेबल बनाएगा, अलग-अलग लैंग्वेजेस में डब करेगा, फिर माइक्रो कंटेंट जैसे रील से वो नए ऑडियंस तक पहुंचेगा, और इवेंचुअली लाइव इवेंट्स के थ्रू उन हार्डकोर फैंस को डायरेक्टली मोनेटाइज करेगा। वाओ, मतलब प्योरली एक फनल बन चुका है। डिजिटल रियल एस्टेट से लोग अक्वायर करो और ऑफलाइन लाइव शो में उन्हें लाकर मोनेटाइज करो। बिल्कुल। इस डीप डाइव को अगर हम समेटें तो एक बात बहुत क्लियर है, इंडियन पॉडकास्टिंग सिर्फ एक फैड नहीं है, ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन बन चुका है। सही बात है। वर्नाक्युलर भाषाओं और सस्ते डेटा ने इसको लिटरली 200 मिलियन लिसनर्स तक पहुंचा दिया। पता नहीं चला, और ये छोटे ऑडियो फॉर्मेट से टीवी जैसा प्रीमियम फॉर्मेट बन गया, जिसमें रियल एस्टेट से लेकर फाइनेंस तक हर नीश का अपना एक डेडिकेटेड शो है। पर वही बात घूम फिर कर आती है, ट्रांसपेरेंट मोनेटाइजेशन और पेड PR वाला कंट्रोवर्सी इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाला है। टेस्ट तो बनेगा, लेकिन इन सब सोर्सेस को एनालाइज करने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही डीप सवाल आया है। ओह, कैसा सवाल? देखिए, हमने बात की AI प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर रहा है और क्रिएटर्स को परफेक्ट ऑडियो और परफेक्ट वीडियो चाहिए। राइट। लेकिन सोचिए, जब AI इतना एडवांस हो जाएगा कि वो बिल्कुल इंसानों जैसी आवाज क्लोन कर सके, एक परफेक्टली कन्विंसिंग वीडियो जनरेट कर ले और ऐसी स्क्रिप्ट बोले जो इफेक्टिवली हमारा दिमाग सुनना चाहता है, ओके। तो क्या आने वाले वक्त में हम किसी असली पॉडकास्टर को सुन रहे होंगे या एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड AI होस्ट को जो बस एल्गोरिदम के बेसिस पर बात कर रहा होगा?
और अगर ऐसा हुआ तो जिस ऑथेंटिसिटी की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्या उसका उस वक्त कोई मतलब रह जाएगा? वाह, मतलब होस्ट भी डिजिटल और रियल एस्टेट भी डिजिटल। ये सच में थोड़ा डरावना भी है और माइंड बेंडिंग भी। पर फिलहाल के लिए आई गेस हम तो असली ही हैं। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में।